अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ जो ट्रोलिंग की गई थी उसकी जेआईटी बन गई है और उस जेआईटी में बहुत सारे नए इंकशाफात हुए हैं। ये पता चला है कि कौन कौन लोग कहां कहां बैठ के जज साहब को पुश करते रहे हैं, जज साहब की ट्रोलिंग करते रहे हैं। जब ये रिपोर्ट आपके सामने आएगी तो आप हैरान ही रह जाएंगे। रिपोर्ट के अंदर क्या है, क्या जज साहब को प्रोटेक्ट करने का फैसला किया गया, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ परवेज़ खटक साहब ने ऐलान कर दिया है कि इमरान खान साहब फ़िरौन थे और वो किसी की बात नहीं सुनते थे और उन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का, अफवाज पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का बाकायदा प्लान किया हुआ था। अब सवाल ये है कि परवेज़ खटक साहब को इस प्लान की अगर पहले से पता था तो इन्होंने उस वक्त बात क्यों नहीं की, और अगर आज इन्हें पता चल रहा है तो क्या ये वो मौका लेके नहीं फिर रहे कि जिसे दुश्मन के साथ लड़ाई के बाद याद किया जाता है। अगर परवेज़ खटक साहब एक ऐसा मौका लेके फिर रहे हैं तो अब इस मौके का क्या करना चाहिए, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और कराची के अंदर कल एक छोटा सा वाक़या पेश आया और ये वाक़या ये बता रहा है कि पाकिस्तान का जो इंतज़ामी ढांचा है वो इस कदर कमज़ोर है कि वो एक साइन बोर्ड को भी सहारा नहीं दे सकता, लोग उसके नीचे आके भी मर रहे हैं। कल कराची के एक अंडरपास के ऊपर एक बहुत बड़ा बोर्ड जो था, जो अमूमन इश्तिहारात के लिए लगाया जाता है, वो गिरा और गिरने के बाद उसकी जद में आके 3 लोग शदीद ज़ख्मी हो गए और एक मोटरसाइकिल का सवार जो था वो उसके अंदर हलाक हो गया। अब जब पुलिस पहुंची और उसने तहकीकात की तो पता ये चला कि वो जो बोर्ड के नीचे सरिये होते हैं जिससे उसको होल्ड किया जाता है, उसे नशइयों ने, जो अमूमन हीरोइनची होते हैं, वो काट के ले गए थे उसे। और उसके बाद फिर ये भी पता चला कि जो अंडर पासिस होते हैं उसके अंदर मोटरें लगाई जाती हैं कि जब बारिश होगी तो अंडर पास का पानी निकाला जा सके, उसे भी कराची के अंदर नशई जो है निकाल के बेच देते हैं मार्केट्स के अंदर, और उसकी वजह से पानी भी नहीं निकाला जा सकता और बारिश में बहुत सारी गाड़ियाँ जो हैं वो बाकायदा पानी के अंदर डूब जाते हैं। अब सवाल ये कि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और उसके अंदर लाखों की तादाद के अंदर सरकारी मुलाजम है और उन सब सरकारी मुलाजमों का काम यही है कि उन्होंने आम शहरियों को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन उनके अंदर इतनी भी अहलियत नहीं है कि वो बोर्ड को सहारा देने वाले सरिये बचा सके या कोई ऐसा मैकेनिज़्म बना सके कि जिससे इन बोर्ड्स को बाकायदा बचाया जा सकता है इन नशइयों के हाथों से। और उनके पास इतनी अहलियत भी नहीं है कि जो मोटर या जो पंप वो लगा रहे हैं उसकी सेफ्टी का बंदोबस्त ही कर दें। यानी कम से कम आपने एक मोटर लगाई है, उसका कोई ऐसा ढांचा ही बना दें, उसका कोई ऐसा पिंजरा ही बना दें, उसको इस तरह ज़मीन के अंदर आप लगा दें कि उसको बाहर निकाला ना जा सके, वो चोरी ना की जा सके। देखिए, जब 25 करोड़ लोगों में किसी के पास इतनी इस्तात नहीं होगी, वो ज़हनी तौर पे इतना बालग नहीं होगा कि वो अपनी मोटर को प्रोटेक्ट कर सके या वो साइन बोर्ड को प्रोटेक्ट कर सके, तो फिर हम क्या तवक्को करेंगे कि पाकिस्तान कहाँ जाएगा। तो पाकिस्तान इसलिए इस नहज तक, इस लेवल तक पहुँचा है कि पाकिस्तान के जो सरकारी इदारे हैं उनके अंदर अहलियत की कमी है। वो ना मोटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ना साइन बोर्ड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ना बिजली की चोरी रोक सकते हैं, ना गैस की चोरी रोक सकते हैं, ना वो इलेक्शन करवा सकते हैं, ना वो इंसाफ दे सकते हैं, ना वो मुजरमों को कैफरे किरदार तक पहुंचा सकते हैं। जब सरकार का ये हाल होगा तो फिर मुल्क का भी ये हाल होगा। और अब हम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद की तरफ आते हैं। इस्लामाबाद में इमरान खान साहब का तोशा खाने का केस चल रहा था और ये केस पहले ट्रायल कोर्ट में चल रहा था और उसके जज थे हुमायूं दिलावर साहब। और जब पीटीआई के वकला को महसूस हुआ कि हुमायूं दिलावर साहब इस केस का फैसला करके जाएंगे और ये टेक्निकल बहस में नहीं उलझ रहे और हमारे पास तोशा खाने को में से इमरान खान साहब को निकालने के लिए कोई सबूत मौजूद नहीं है, तो फिर सब लोगों ने जज साहब को दबाना शुरू कर दिया था। आपको याद होगा कि जज साहब की अदालत में बैठ के वकला ने जज साहब को बाकायदा गालियाँ भी दी थी और वहाँ पे नाराबाजी भी हुई थी। आपको याद होगा जिस पे शट अप दोनों साइडों पे हुई थी और बाकायदा उसके क्लिप्स चले थे। और उस वक्त इमरान खान साहब अदालत के अंदर मौजूद थे और वो चुप करके इत्मीनान से जज साहब को देखते रहे और अपने वकला को देखते रहे और अपने कारकुनों को देखते रहे। यानी उस पर इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग हुई और उसके बाद जब जज साहब ने फैसला किया तो फिर उनकी ऐसी ट्रोलिंग की गई, सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ ऐसी कंपेन की गई कि उन्हें अपनी सिक्योरिटी का वाकई कंसर्न पैदा हो गया। बल्कि जब वो लंदन गए तो वहाँ पे लोगों ने उनका घेराव कर लिया। वो अगर बाहर निकलते थे तो वहाँ पे लोग पहुँच जाते थे, वो जिस होटल में रहते थे वहाँ पे लोग उनका मुहासबा करना शुरू कर देते थे, वो जिस घर के में गए, वो जहाँ खाना खाने गए वहाँ पे लोग पहुँच गए और उनको इतना ज़्यादा इतना बदनाम किया गया कि वो नफसियाती मरीज़ बन गए। और वापस आके उन्होंने बाकायदा
हाई कोर्ट को दरख्वास्त दी, चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट की कि मैं अब ड्यूटी अदा नहीं कर सकता, मेरी सिक्योरिटी का सीरियस कंसर्न है, तो मुझे अदालत से हटा दिया जाए, मुझे OST बना दिया जाए या फिर मुझे किसी खसूसी अदालत में भिजवा दिया जाए। तो उनकी दरख्वास्त पे उन्हें OST भी बना दिया गया और उन्हें खसूसी सिक्योरिटी भी फराम कर दी गई और अब वो अपने घर में भी पुलिस की सिक्योरिटी में रहते हैं और उनके बच्चे बाकायदा पुलिस सिक्योरिटी में स्कूल जाते हैं। तो ये एक ट्रेंड है पाकिस्तान के अंदर कि जहाँ पे आपको महसूस हो कि आपके खिलाफ फैसला हो सकता है तो आप जज को बाकायदा प्रेस करना शुरू करते हैं। और इस दौरान जब ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया और इमरान खान साहब के वकला को महसूस हुआ कि वहाँ पे फौरी तौर पे इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं मिल सकेगा, तो फिर जस्टिस आमर फारूक साहब की भी ट्रोलिंग शुरू हो गई। आप सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ जो ट्रेंड बने, जो उनके खिलाफ मुहिम चलाई गई, अगर आप उसे देख लें तो आप कानों को हाथ लगाएं। यानी ना उनके घर की किसी खातून को छोड़ा गया, ना उनके अजीज़ रिश्तेदारों को छोड़ा गया और उनकी किरदार कुशी इस कदर की गई कि वाकई इंसान का इंसाफ के ऊपर और अखलाकियात के ऊपर एतमाद ख़त्म हो जाता। और उस दौरान ज़ाहिर है इनका केस भी चल रहा था। अब आमर फारूक साहब का कमाल देखिए, बल्कि उनकी वुसअत क़ल्बी देखिए कि इस ट्रोलिंग के बावजूद उन्होंने इमरान खान साहब के हक़ में फ़ैसला दिया। लेकिन इस फैसले के बावजूद इमरान खान साहब के वकला ये कह रहे हैं कि इन्होंने इतनी ताख़ीर क्यों की। उन्होंने कहा कि हम आज भी इनके ख़िलाफ़ हैं और हम नहीं चाहते कि ये इमरान खान साहब के बाकी केसेस को सुने, बल्कि उनका ये कहना है कि इस्लामाबाद के जितने केसेस हैं उनको या तो लाहौर हाई कोर्ट शिफ्ट कर दिया जाए या फिर पेशावर हाई कोर्ट शिफ्ट कर दिया जाए। अब अगर इस सारे ट्रेंड को देखा जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी जगह पे आपको ये महसूस हो कि कोई जज जो है वो इंसाफ कर रहा है या वो आपके मुताबिक फ़ैसला करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आप उसे इतना बदनाम करें, उसे इतना बदनाम करें, उसकी इस कदर ट्रोलिंग करें कि वो या तो जॉब छोड़ दे या फिर वो आपके हक़ में फ़ैसला देने पर मजबूर हो जाए। अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो मुझे महसूस होता है कि एक वक्त ये आएगा कि कोई भी शख्स जो बड़ा तगड़ा होगा, जिसके पास सोशल मीडिया की एक्सेस होगी, जिसके पास सोशल मीडिया ब्रिगेड होगा, वो अपना वकील खड़ा करेगा और वो वकील साहब केस के बजाय एक फ़ैसला लिख के जज साहब के पास आ जाएंगे कि जनाब ये फ़ैसला है, आप इसको फौरी तौर पर पढ़ रहे हैं। और अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपके ख़िलाफ़ वही किया जाएगा जो जज हुमायूं दिलावर साहब के ख़िलाफ़ किया गया था या जस्टिस आमर फारूक साहब के ख़िलाफ़ किया गया था। तो ये एक ट्रेंड बन जाएगा और इस ट्रेंड को देखते हुए एक GIT बनी है और उस GIT में ISI के लोग भी हैं, उसमें IB के लोग भी हैं और उसमें FIA का साइबर विंग का एक ऑफिसर भी शामिल है और इसने अब इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर दी है। इनके पास जो डाटा आया है वो डाटा बड़ा खौफनाक है। अभी ज़ाहिर है इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन वो डाटा ऐसा है, आई रिवीलिंग है कि जब वो सामने आएगा तो लोग हैरान रह जाएंगे कि वो ट्रेंड चलते कहाँ से थे, लोग कहाँ से बैठ के उसको ऑपरेट करते थे, उसके लिए पैसे कहाँ से दिए जाते थे और फिर वो जो थ्रेड बनता था सारा, वो थ्रेड किस तरह बनता था, वो सारी जब इंफॉर्मेशन आपके सामने आएगी तो आप हैरान रह जाएंगे। और उसके अंदर PTI के अपने लोग, बाकायदा डेजिग्नेटेड पीपल जो हैं वो लोग उसके अंदर शामिल हैं और वो बाकायदा PTI के ऑफिस बैरियर्स हैं और उनके पास बाकायदा फंड्स जाते थे। वो जब सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने आएगी तो आप हैरान रह जाएंगे। और ये याद रखिएगा कि ये वो केस होगा जिसमें भी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का नाम आएगा और इसके साथ साथ इसके अंदर हमाद अज़हर साहब का नाम आएगा और फिर इसके साथ साथ उमर अयूब साहब का नाम आएगा और वो लोग जो अभी साइड पे बैठे हुए हैं, अब मेरा ख्याल है उनके गिर्द भी ये घेरा तंग कर लिया जाएगा। तो ये जो ट्रेंड है बड़ा खौफनाक है और इस ट्रेंड को अगर रोका ना गया तो फिर आने वाले दिनों में इंसाफ मुमकिन नहीं रहेगा। कोई जज भी अपनी सीट पे बैठेगा तो कोई शख्स भी 10, 15, 20, 50 लाख रुपए लगा के उस जज की इतनी ट्रोलिंग करेगा कि वो जज फिर फैसला करने के काबिल नहीं रहेगा। तो ये इसको रोकना बड़ा ज़रूरी है और मेरा ख्याल ये है कि स्टेट की तरफ से ये जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है वो ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सिर्फ जस्टिस आमर फारूक साहब के बारे में नहीं होना चाहिए, बल्कि जो दूसरी पार्टीज़ हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो ट्रोलिंग कर रही हैं उनका मुहासबा भी होना चाहिए। लिहाजा एक GIT पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी बननी चाहिए कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा ट्रोलिंग करते थे और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठ के उनका नाम लिया जाता था। तो इस ट्रेंड को ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है, इसका खात्मा। और इसके साथ साथ हम परवेज़ खटक साहब की तरफ आते हैं। परवेज़ खटक साहब रोज़ एक छोटा सा जलसा कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और फिर वो यूट्यूबर्स को इंटरव्यू भी दे रहे हैं और उसमें हर रोज़ वो इमरान खान साहब के बारे में कोई ना कोई इंकशाफ कर देते हैं। पिछले दिनों उन्होंने इंकशाफ किया कि इमरान खान साहब एक फ़रौन है, वो अपने अलावा किसी को नहीं देखना चाहते थे, वो बादशाह बनना चाहते थे। फिर कल
उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब ने बाकायदा एक सिस्टम के तहत अपने लोगों को तैयार किया था। सबसे पहले उन्होंने हल्फ लिया था ताकि लोग जो है ना हल्फ दे के जुड़ जाएं पार्टी के साथ। फिर उन्होंने कहा कि हमें धरने पे मजबूर किया गया था कि धरना जब हो जाएगा तो फिर धरने का खौफ भी ख़त्म हो जाएगा। फिर पुलिस की लाठी चार्ज जो है उसके लिए तैयार किया गया कि आपने लाठियाँ भी खानी हैं और आपने आंसू गैस भी बर्दाश्त करनी है। फिर उन्होंने कहा कि जेल भरो तहरीक उन्होंने शुरू की ताकि जेल का खौफ भी ख़त्म हो जाए। फिर वो मुझे कहते थे गाँव-गाँव से जाओ और वहाँ से लोगों को निकालो, और हम लोग नया पाकिस्तान समझ के गाँव-गाँव से लोगों को निकालते थे। फिर उन्होंने बताया कि आखिरी वक्त में जाके हमें ये पता चला कि एक दूसरी टीम भी है और उस टीम को बाकायदा इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि 9 और 10 मई को उन्होंने करना क्या था। फिर उन्होंने बताया कि उसमें मुराद सईद साहब भी शामिल थे और फिर अली अमीन गंडापुर भी उसके साथ शामिल थे। 2 नाम उन्होंने लिए। अब वो रोज़ एक इंकशाफ कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि परवेज़ खटक साहब पिछले 15 साल बल्कि 12 साल से मुसलसल इमरान खान साहब के साथ थे। ये इमरान खान साहब के दाएं तरफ खड़े होते थे या बाएं तरफ खड़े होते थे, पीछे नहीं खड़े होते थे। और इमरान खान साहब हर मामले में परवेज़ खटक साहब को शामिल रखते थे। और ये इंतज़ामिया के साथ हो, गवर्नमेंट के साथ हो, इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो या सियासतदानों के साथ हो, जो मुज़ाकरात होते थे इमरान खान साहब के, उसके अंदर परवेज़ खटक साहब शामिल होते थे। तो अगर परवेज़ खटक साहब को आज इमरान खान फ़िरौन नज़र आ रहा है तो इन्हें कोई 2 साल पहले या 3 साल पहले इमरान खान साहब के अंदर फ़िरौनियत नज़र क्यों नहीं आई? और अगर ये इन्हें महसूस हो रहा था कि ये पाकिस्तान को गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं तो इन्होंने आज से 3-4 साल पहले उसका इजहार क्यों नहीं किया? ये क्यों इंतज़ार करते रहे कि पाकिस्तान वाकई उस लेवल पर पहुंच जाए कि जहां से इसको गवर्न करना मुश्किल हो जाए? तो मैं परवेज़ खटक साहब को भी इक्वली मुजरम समझता हूं, क्योंकि जब आपके सामने जुर्म हो रहा हो और आप उस पर खामोश रहें तो फिर आपको बाइज़्ज़त बरी नहीं किया जा सकता, फिर आपको इज़्ज़त नहीं दी जा सकती। फिर आपसे पूछा जाना चाहिए कि जब आपके सामने जुर्म हो रहा था तो आप खामोश क्यों रहे थे? तो परवेज़ खटक साहब का जो नया रूप है, मैं रोज़ उसे देख के बड़ा हैरान होता हूँ। मेरा ख्याल है इनके अंदर इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए थी, या ये उस वक्त बोलते या फिर आज खामोश रहें। और यहाँ पे मैं उस मौके का जिक्र भी करता जाऊँ जिसके बारे में बड़ी पुरानी कहावत है कि जो मौका आपको लड़ाई के बाद याद आए उसे आपको अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। तो परवेज़ खटक साहब को वो फ़िरौनियत जो है, जो वो आज नज़र आ रही है, अगर उस वक्त नज़र नहीं आई थी तो मेरा ख्याल ये है कि परवेज़ खटक साहब को वो फ़िरौनियत अपने सर में मार लेनी चाहिए।